अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4 जो कि है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये P1 सेक्शन जो हमारा है बेटा, उसका ये रिवीजन लेक्चर होगा। जो हमारा N1 सेक्शन है बेटा, उसके लिए ये न्यू चैप्टर होगा। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस मतलब कि फोर्सेस किस तरीके से टर्न इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं, हम उसको देखेंगे। हम इसके कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उनमें बेटा जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि फोर्सेस किस तरह की होती हैं। लाइक फोर्सेस क्या होती हैं, अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करना हो तो हम उनको बेटा किस मेथड से ऐड कर सकते हैं, कौन से कंसेप्ट से हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल होता है कि हम उनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं। फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना हो, उनका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना हो, उनकी डायरेक्शन डिफाइन करनी हो, उनको एक्स कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं वो पढ़ेंगे। टर्न इफेक्ट कैसे होगा, स्प्लिट फोर्सेस कैसे होंगी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होगा, सेंटर ऑफ मैस क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कपल क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, हम इसको इस चैप्टर में। उसके लिए मुझे एक से ज़्यादा फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। अब जब एक से ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी तो बेटा ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, और ये सारी फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी और एक दूसरे से पैरेलल भी हो जाएंगी। ऐसी फोर्सेस जो अप्लाई होती हैं सेम डायरेक्शन में और वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा पैरेलल फोर्सेस की? ऑल दीज फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, so these are parallel to each other. Such forces which are parallel to each other are called parallel forces. ऐसी फोर्सेस को बेटे हम क्या कह देंगे, पैरेलल फोर्सेस कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी पहली जो डेफिनेशन बेटे आ जाती है वो है जी लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक मतलब एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल तो होती हैं एक दूसरे से, लेकिन उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। अब ये हमारे पास एक एप्पल का बैग है। यहाँ पे क्या कहते हैं, द वेट ऑफ ईच एप्पल वेट ऑफ द बैग इज ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑल एप्पल्स in it since the weight of every apple in the bag is force of gravity acting on it vertically downward। आसान से अल्फाज में बताता हूँ कि वो हमें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बैग के अंदर जितने एप्पल्स हैं उन सब की डायरेक्शन क्या है बेटे, डाउनवर्ड है। सबकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ये सारे एप्पल्स उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये ड्यू टू ग्रेविटी है, उनके अपने वेट होने की वजह से सबकी डायरेक्शन सेम है और ये सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, उनकी डायरेक्शन सेम होती है, वो बेटा हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस में आ जाता है। फोर्सेस कौन सी होती हैं? अनलाइक मतलब जो बेटा एक जैसी नहीं है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल तो होती हैं बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपने बचपन में सीसा या बचपन में या कई बच्चों को सीसा के साथ प्ले करते हुए देखा होगा। उसमें बेटा क्या होता है कि हमारे पास एक बच्चा इधर बैठ जाता है, दूसरा बच्चा बेटे इधर बैठ जाता है। अगर ये वाला फोर्स लगाता है डाउनवर्ड तो ये चला जाता है अपवर्ड, अगर ये फोर्स लगाता है डाउनवर्ड तो ये चला जाता है अपवर्ड। यही बेटा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है। ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल तो हैं लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी,
ऑपोजिट हो जाएंगी। ये हमारे पास बेटा एक रॉड है, इस रॉड पे अगर इस पॉइंट से मैं अपवर्ड फोर्स लगाता हूं तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट बी होगा, जो दूसरा सिरा होगा, वो डाउनवर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट 4.2 टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस को बेटा हमने ऐड करना। ऐड करना तो बहुत आसान है, लाइक हम 1 + 2 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। लेकिन बेटा फोर्सेस को हम इस अरिथमेटिकल रूल से ऐड नहीं कर सकते। फोर्सेस को ऐड करने के लिए एक स्पेशल मेथड चाहिए होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल रहा है कि फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। एमसीक्यूज बन सकता है, फोर्स इज अ वेक्टर, स्केलर एंड सो ऑन, कोई भी ऑप्शन बन सकते हैं, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास दोनों बोथ, इसके पास क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। फोर्सेस आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल रूल्स। फोर्सेस को बेटे हम अरिथमेटिकल रूल्स की मदद से ऐड नहीं कर सकते। व्हेन फोर्सेस आर एडेड, जब भी फोर्सेस को ऐड करना है हमें एक रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत पड़ती है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। ये सारी फोर्सेस को ऐड करने के बाद एक सेम इफेक्ट क्रिएट करता है। ये भी आपको इतनी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे, ड्रा भी करेंगे कुछ, उससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। कहता है वन ऑफ द मैथड फॉर एडिशन ऑफ फोर्सेस इज अ ग्राफिकल मैथड, पिक्टोरियल वे, यानी कि जो सबसे बेस्ट मैथड एडिशन ऑफ फोर्सेस का वो ग्राफिकल मैथड है। और इन दिस मैथड फोर्सेस कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल की मदद से फोर्सेस को ऐड करते हैं। वेक्टर एडिशन आपको पता है ना, वेक्टर को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे, वेक्टर को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो वो बोल्ड लिखे जाते हैं, और या तो बेटा बार लगाई हुई होती है किसी भी लेटर के ऊपर, बात समझ आ गई ना बेटे, या तो एरो हेड बना हुआ होता है। अब बोल्ड से क्या मुराद, जिस तरीके से ये हेड टू टेल रूल है ना, ये बोल्ड लिखा हुआ है, ये दूसरे लेटर से काफ़ी डिफरेंट है। बार क्या मतलब, जिस तरीके से मैं अगर 1 के ऊपर बार लगा दूं तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं एरो हेड लगा दूं तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। हेड टू टेल रूल को पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देता हूँ, उस कंसेप्ट से आपको थोड़ा समझ आ जाएगी, उसके बाद हम रीडिंग की तरफ आएंगे। जब भी आपने वेक्टर्स को ऐड करना है उसके लिए बेटा आपको एक सूटेबल स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हो, आप कोई भी स्केल सिलेक्ट कर लेते हो, उससे आपने वेक्टर्स ड्रा करने हैं। आप क्या करते हो, आप 2 वेक्टर ड्रा कर लेते हो, जैसा कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बेटा बी। अब आपने इस तरीके से ड्रा करना है कि आपने इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को पहला वेक्टर बना लेना है। फॉर एग्जांपल आपने वेक्टर ए को बेटा पहला वेक्टर बना लिया, और उसके बाद जो अगला वेक्टर होगा उसको इस तरीके से ड्रा करना है कि उसकी जो टेल होगी वो पहले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। फिर आपने देखना है कि आपके पास कोई और वेक्टर मौजूद हैं, अगर तो हैं उसको इसी तरीके से ड्रा कर दें, अगर नहीं है तो उसको बेटा आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल ड्रा कर देना है। रिजल्टेंट वेक्टर आपने इस तरीके से ड्रा करना है कि उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। अब अगर यहां पे देखें, उन्होंने कहा कि हेड टू टेल, यानी हमने हेड से टेल की तरफ जाना है, हेड टू टेल। जब भी वेक्टर को आप ड्रा कर रहे होगे ना, आपने हेड टू टेल यानी हेड के साथ टेल, हेड के साथ टेल, हेड के साथ टेल, आपने इस तरीके से ड्रा करना है। लेकिन जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है, आपने उससे ऑपोजिट हो जाना है, आपने टेल टू हेड जाना है। देखें यहां पे क्या है, हेड टू टेल, जब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना ऑपोजिट हो गया, टेल टू हेड जा रहे हैं, फिर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा होगा। फर्स्ट सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल, पहला काम आपने कोई सुटेबल स्केल को सिलेक्ट कर लेना है।
देन ड्रा अ वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। उस स्केल की मदद से आपने फोर्सेस को ड्रा करना है, सच एज वेक्टर ए एंड बी, जैसा कि वेक्टर ए एंड बी आपने ड्रा कर लिया। टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज द फर्स्ट वेक्टर। आपने इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को पहला वेक्टर कंसीडर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वेक्टर ए को पहला वेक्टर बना लिया। देन ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर बी। नेक्स्ट वेक्टर बी आपने इस तरीके से ड्रा करना है कि इट्स टेल, जो उसकी टेल होगी बेटा, कंसाइड्स मतलब टकरा जाए किसके साथ, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए, पहले वेक्टर के हेड के साथ। सिमिलरली ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड फोर्स इफ एनी, उसके बाद थर्ड फोर्स के लिए वेक्टर ड्रा करें अगर कोई है। नाउ ड्रा वेक्टर आर, उसके बाद वेक्टर आर आपने ड्रा करना है सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ द वेक्टर ए, उसकी टेल बेटा पहले वेक्टर की टेल के साथ मिल जाए, एंड द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर बी, और उसका हेड लास्ट वेक्टर बी के साथ मिल जाए। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, उससे आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 वेक्टर ड्रा करता हूँ। एक वेक्टर को मैंने ड्रा कर लिया कि बेटा ये मेरे पास आ गया जी ए। फिर बेटा मैंने दूसरे वेक्टर को ड्रा कर लिया, वो मेरे पास आ गया, चलें दूसरा मैं कुछ यूँ बना लेता हूँ। दूसरा वेक्टर मैंने ड्रा कर लिया, वो मेरे पास आ गया बी। फिर तीसरा वेक्टर मैंने ड्रा कर लिया, वो मेरे पास आ गया सी। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मैं इन तीनों में से कोई एक वेक्टर को अपना पहला वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने ए को अपना पहला वेक्टर कंसीडर कर लिया, मैंने ए को ड्रा कर दिया। फिर मैंने बेटा बी को अपना पहला वेक्टर कंसीडर कर लिया, और मैं थोड़ा सीधा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बी को अपना सेकंड वेक्टर कंसीडर कर लिया। देखें जो बी की टेल है पहले वेक्टर के हेड के साथ मिल रही है, और जो रिमेनिंग वेक्टर रह गया सी, उसको मैंने इस तरीके से ड्रा करना है बेटा कि उसकी टेल लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। फिर एट द एंड मैंने रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से ड्रा करना है कि उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए, और उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर देना। अच्छा बेटे आपने तो स्केल का इस्तेमाल करना है ना, तो आपसे लाइनें बिल्कुल सीधी ही आएंगी। ये लाइनें मेरी थोड़ी टेढ़ी आ रही हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के जहनों में एक सवाल अमूमन आ रहा होगा, और सवाल वो ये है कि हम ए को ही पहला वेक्टर क्यों ले रहे हैं, हम बी या सी को पहला वेक्टर क्यों नहीं ले रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे पास एक अच्छी प्रॉपर डायग्राम दिखनी चाहिए, ये वाली। वो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पहला लो, आप इन तीनों में से देखो आप कौन सा वेक्टर पहला ड्रा करते हो, उसके बाद अगले वेक्टर उसके साथ जब ड्रा करोगे फिर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करोगे तो एक अच्छी डायग्राम बन जाए, खिचड़ी ना बने। अब यहाँ पे चलें, मैं बेटे वेक्टर सी को पहला वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर सी को पहला ले लिया। फिर बेटा मैं वेक्टर ए को पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ, उसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मैंने ड्रा कर दिया। फिर बेटे मैं क्या करता हूँ, वेक्टर बी को पहला वेक्टर सी को बी को लास्ट वाला वेक्टर ले लेता हूँ, जो बी है मेरे पास, बी लास्ट वाला वेक्टर आ गया। अब मैंने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट वेक्टर जब ड्रा किया तो बेटा उसका हेड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ, उसका टेल पहले वेक्टर के टेल के साथ मिल गया। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक खिचड़ी बन चुकी, मुझे नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन ये डायग्राम फिर भी थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है। उसके लिए चलिए अब मैं यहाँ पे एक और, मैं बी को पहला वेक्टर ले लेता हूँ। अगर बेटे मैंने बी को पहला वेक्टर, मैं थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ, मैंने बेटे अगर बी को पहला वेक्टर ले लिया, अब बी के बाद मैं क्या करता हूँ, चले जी मैं सी को पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ, मैंने सी ड्रा कर दिया। उसके बाद बेटे मैं क्या करता हूँ, मैं फिर ए को ले लेता हूँ, ए बिल्कुल यूँ इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखें ये मैं जिस तरीके से मर्जी ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे पास जो है ना खिचड़ी सी बन रही है, मैं किसी अच्छे मेथड से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो ये जो मेथड है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हेड टू टेल रूल को तो वेरीफाई करेगा लेकिन एक अच्छे तरीके से इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा। उसके लिए मुझे यही देखना पड़ेगा कि मैं कौन से वेक्टर को अपना पहला वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ। अच्छा अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अगर हम बी के बाद किसको लगा दें जी, बी के बाद अगर ए को लगा दें तो मे भी डायग्राम ठीक बन जाए। चलें वो भी देख लेते हैं। मैं बेटे पहले बी को ड्रा कर दिया, ठीक है, बी मेरा ड्रा हो गया। अब बी के बाद मैं वेक्टर ए को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेटे मैंने बी के बाद वेक्टर ए को इस तरीके से ड्रा कर दिया। फिर बेटे मैं ड्रा कर रहा हूँ वेक्टर सी को, लास्ट वाले वेक्टर को, ठीक है, मैंने लास्ट वाले वेक्टर सी को ड्रा कर दिया।
अब मैंने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा किया। रिजल्टेंट वेक्टर देखिए, मैं अब जब लाइन सीधी खींचना चाह रहा था तो क्या हो रहा था, ये इसके साथ टकरा रहा था, इसको मुझे थोड़ा टर्न करना पड़ेगा। तो देखिए ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है, ये भी हमारी डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बन रही है। तो आपने देख लेना है कि कौन सा वेक्टर आपने पहला रखना है, उस हिसाब से आपने उस डायग्राम को बना लेना है। नेक्स्ट, नाउ ड्रा रिजल्टेंट आर सच दैट इट्स सेल, हाँ ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। तो जो वेक्टर आर होता है बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिजल्टेंट फोर्स को कंप्लीटली, उसके मैग्नीट्यूड को भी, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट, ये जो येलो बॉक्स है, ये अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कोई सवाल करें, हेड टू टेल रूल की मदद से आप कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हो? भाई हेड टू टेल रूल की मदद से हम एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो यही आपका एमसीक्यूज है। इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। हम एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। ये इतनी लाइनें आपका एमसीक्यूज है, और ये एक्सरसाइज का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट करता होता है बेटा रिजल्टेंट फोर्स को। रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या देती है? रिजल्टेंट फोर्स हमें मैग्नीट्यूड देती है और डायरेक्शन देती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 4.1 है, उससे ये हमारा कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। ये हमें क्या कहती है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4.1 को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वे होता है, ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स कंपोनेंट को। किसको? एक्स कंपोनेंट को। और ये जो वर्टिकल वे होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे वाई कंपोनेंट को। ये डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, देखें, ये वाई कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये हमारे एक्स एंड वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट, हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है बेटे। किनका रिजल्टेंट फाइंड करना है? तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। पहली फोर्सेस जो हमारे पास बेटे F1 है, वो कितनी है जी? 12 न्यूटन है। एक्स एक्सिस पर वो मौजूद है 12 न्यूटन की फोर्स, एंड 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 45। और जो बेटा हमारे पास F2 है, वो बेटे 8 न्यूटन की है, लेकिन वो 8 न्यूटन के साथ एक एंगल भी बना रही है, एंगल को थीटे के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी एक्स एक्सिस पर मौजूद है। और लास्ट वन जो हमारे पास फोर्स 3 है, ये 8 न्यूटन की है, लेकिन ये बेटा हमारे पास वाई एक्सिस पर मौजूद है। अब हमने हेड टू टेल रूल की मदद से बेटा इन तीनों फोर्सेस को ऐड करना है। नाउ अब हमने इनको ड्रा करना है। पहली फोर्स एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दी, F1। F2 वो भी एक्स एक्सिस पे था, लेकिन एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है तो थोड़ा यहाँ पे जाके हमारे पास एक 45 का एंगल बन जाएगा, ये F2 होगी। नेक्स्ट हमारे पास F3, 8 न्यूटन बेटा, वो वाई एक्सिस पे मौजूद है। अब हमने इन तीनों में से किसी एक वेक्टर को पहला वेक्टर कंसीडर कर लेना। फॉर एग्जांपल हमने F1 को अपना पहला वेक्टर कंसीडर कर लिया बेटे। फिर पहले एक्स एक्सिस को कंप्लीट करते हैं। हमने देखा दूसरे एक्स एक्सिस पर फोर्स 2 मौजूद है और उस पर 45 का एंगल बन रहा है। उसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल बेटे हमने पहली फोर्स के साथ लगा दिया कि उसकी टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ मिल गई जाके। फिर हमने देखा क्या हमारे पास कोई और फोर्स मौजूद है? जी, हमारे पास नेक्स्ट एक और फोर्स मौजूद है F3। हमने उसको भी हेड टू टेल रूल की मदद से लगा दिया कि बेटा उसकी टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ जाके मिल गई। फिर हमने देखा हमारे पास कोई और फोर्स मौजूद है? नहीं बेटा, हमारे पास और फोर्स मौजूद नहीं है। फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा किया कि उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिल गया जाके। जब हम फोर्सेस को एक दूसरे से लगा रहे होंगे तो हमने हेड टू टेल यानी हेड के साथ टेल वाले कंसेप्ट को अप्लाई करना है। लेकिन जब हमने रिजल्टेंट फोर्स ड्रा करनी है तो हमने फिर बेटा टेल टू हेड जाना है कि हमने टेल को टेल के साथ और हेड को लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास इसकी तीसरी एग्जांपल होगी। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं कंसीडर कर लें जो स्केल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के इक्वल है। आपने फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है F1, F2 एंड F3 को अकॉर्डिंग टू स्केल की मदद से, और उसकी डायरेक्शन भी दे देनी।
जो एक्स एक्सिस पे है उसको एक्स एक्सिस पे लगा दो, जो वाई एक्सिस पे है उसको वाई एक्सिस के तरीके से ड्रा कर दो। फिर अरेंज करना इन फोर्सेस को इस तरीके से कि उनकी टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए एंड सो ऑन। वो सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये थी बेटा हमारे पास एग्जाम्पल 4.1 सॉल्व, जो कि आज हमने जो दो टॉपिक पढ़े 4.1 एंड 4.2 उसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है। 4.2 टॉपिक जो हमारा था वो एडिशन ऑफ फोर्सेस था। इसमें इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लाइक अनलाइक में डिफरेंस आ सकता है, पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन आ सकती है, और ये एमसीक्यूज बारहा दफ़ा पेपर में आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आप कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हो। होप सो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने इनको मज़ीद अच्छे से करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।